हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ एक गेस्ट है जो कि अपना ट्रेडिंग जर्नी हम सबके बीच शेयर करने वाले हैं कि कैसे वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है भैया, आप बताइए। सब बढ़िया। भैया सबसे थैंक पहले यू शो में बुलाने के लिए। भैया सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मतलब आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपने अपना ट्रेडिंग जर्नी जो है कैसे शुरू किया। तो आप इसके बारे में बता सके तो मेरे ऑडियंस जो है वो जान पाएंगे आपके बारे में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हम्म मेरा नाम पंकज है। मैं बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। डुमरांव एक शहर है बिहार में, हम्म। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ट्रेडिंग मेरा ऐसा काम है, जिस सर्विस में मैं हूँ उसकी वजह से मैं कर नहीं पाऊंगा फुल टाइम ट्रेडिंग। हम्म। तो और वो अलाउ भी नहीं करता है ट्रेडिंग। तो इसलिए मुझे मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग ही ज़्यादा करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स हैं सारे अपने भाई के अकाउंट से, उनका ट्रेडिंग अकाउंट है, उनके ट्रेडिंग अकाउंट से। और सबसे पहले जब बचपन में 7-8 साल के थे हम लोग, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, या कभी कभी आता था। उसमें देखते थे, एक कॉलम आता था, एक दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर था। उसमें एक अर्थव्यवस्था का एक पेज होता था। उसमें लिखा होता था एनएससी आज इतना ऊपर गया, पीएससी सेंसेक्स इतना ऊपर गया। तो अ, काफी इंटरेस्टिंग लगता था उस टाइम पे शेयर मार्केट। उस टाइम पे एक दैनिक जागरण में एक, वो आज भी वो है, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वो उस टाइम पे लिखा करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे उस अच्छा, कॉलम पे। उस टाइम आपका एज क्या होगा भैया? 8 साल, सात 7-8 साल। मतलब कि 8 साल के एज में ही आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था? हाँ, इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि जनरल नॉलेज मेरा बहुत बढ़िया था उस टाइम से ही। और जनरल नॉलेज उस टाइम पे, मतलब 7-8 साल के एज में पता था कि अ, ब्राजील वर्ल्ड कप खेल रहा है। अच्छा तो अच्छा। मतलब जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट था इसलिए। और इसलिए इंटरेस्ट था कि नैस्डैक नाम की भी कोई चीज होती है, या यूएस में मार्केट है, शेयर मार्केट है, एनएससी नाम की कोई चीज है। मतलब उस टाइम पे ये पता था क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही पता चला था। और वो आर्टिकल जो लिखते थे, अभी याद नहीं आ रहा नाम उनको, कुछ दिन पहले मैंने देखा था ट्विटर पे भी। तो वो आजकल आज भी लिखते हैं आजकल आर्टिकल, लेकिन उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो उनका आर्टिकल इतना अच्छा था कि मतलब इंटरेस्ट आ जाता था इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक्स में मैं ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो शुरू से ही इकोनॉमिक्स में था। और पैसे की ऐसी चीज होती है, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज होती है कि सबका इंटरेस्ट सही होता है बात। इसमें। हम्म। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग वगैरह कुछ पता नहीं था। फिर 2012 में जर्नी शुरू हुई, जब 2012-13 में पहला अकाउंट खुला है, डीमैट अकाउंट मेरा, एक्सिस एक्सिस बैंक के साथ। तो आपने जब अकाउंट खोला तो उसके पहले मतलब किसी व्यक्ति से आपने राय लिया कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, या मैं, आप ट्रेडिंग के पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे कि मतलब कि शेयर को कैसे खरीदते हैं बेचते हैं। ट्रेडिंग तो बाद में आता है ना, पहले तो मतलब कि नॉर्मली शेयर को खरीदना बेचना इक्विटी में। वो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था। जो बचपन में पढ़ा था अखबार में कि एनएससी नाम की कोई चीज होती है, फिर धीरे धीरे नॉलेज हुआ तो पता चला कि एनएससी में निफ्टी है, जो 50 कंपनीज का, टॉप 50 कंपनी का वो है। फिर बीएसई सेंसेक्स है, हम्म। अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये यही फॉर्मल नॉलेज था उसमें अपना। कुछ कंपनी के नाम मालूम थे, रिलायंस ऐसे, टाटा, और हम्म। इनका शेयर वगैरह पता था। तो मतलब फॉर्मल नॉलेज थी कि, और ट्रेडिंग के तो बारे में कुछ पता नहीं था कि उस टाइम पे 2012-13 में। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था, शुरू से पढ़ा हुआ था और लगता था कि नहीं, सेविंग्स के लिए ये एक तरीका होना चाहिए। तब से लग रहा था कि एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए पहले, फिर पता चला कि एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उससे इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। फिर जब मैंने एक्सिस बैंक में पहला अकाउंट खुलवाया, तो इसलिए खुलवाया क्योंकि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए था, डीमैट अकाउंट चाहिए था अच्छा उसमें। अच्छा। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग कुछ नहीं पता था कि ट्रेडिंग, उस टाइम पे ये पता था कि स्टॉक्स खरीदने हैं। और फिर जब एक
टारगेट आएगा या अपना जो हम्म। होगा कि इस प्राइस पे सेल करना है, तो उस प्राइस पे सेल कर देना है। तो बस यही था फंडामेंटल थ्योरी था कि बस इस बाई करना है और सेल कर देना। और उस टाइम पे वही सब छोटी छोटी बातें पता थी कि, और कंपनी वही कि निफ्टी फिफ्टी की कंपनी को बाई करना है, निफ्टी फिफ्टी की सेल करना है, कोई खास नॉलेज नहीं थी। और उस टाइम पे यूट्यूब इंडिया में था भी नहीं उतना कि यूट्यूब से कुछ सीख लिया, या हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ ऐसा नहीं है। नहीं है सही। इकोनॉमिक्स की किताबें जो मैंने पढ़ी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि अ, सिखाते हैं कि कैसे हम्म। इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे नॉलेज बहुत कम था, लेकिन इतना उत्सुकता थी इतनी हम्म। ज्यादा कि इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, एफडी, इन्फ्लेशन पता था इकोनॉमिक्स पढ़ने के कारण, एफडी पता थी। पता हम्म। था कि एफडी जो है इन्फ्लेशन की वजह से वो मिलेगा नहीं पैसा, नेगेटिव रिटर्न में है सेविंग्स में। तो ये सब चीजें पता थी उस टाइम पे। तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव था इक्विटी, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट। फिर हम्म। लगता था कि शेयर मार्केट, लोग जैसा सुने थे कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। तो हाँ। पहला अकाउंट खुला जब, उस टाइम पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा था, अभी भी शायद है। कितने होंगे एक्सिस उस का टाइम? एक्सिस का ट्रेडिंग अकाउंट शायद एक साल का मेंटेनेंस वगैरह उनका 1600-1700 का था। सोलह फिर भी मैंने सत्रह लिया। हाँ, शायद, शायद, मतलब 1000 से सोलह हम्म। सत्रह से यही कुछ होगा। हम्म। अभी भी है मेरा, अभी भी एक्सिस में वो ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, और वो अभी भी 1600 रुपये वो काट रहे हैं वो। आपका तो बहुत सारा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है जहां तक बहुत मुझे ज्यादा, पता बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहला एक्सिस में ही खुला। हम्म। और पहला शेयर जो था, हम्म। तो उस टाइम पे कुछ पैसे आए थे मेरे पास। ठीक हम्म। है, अच्छे पैसे थे, मतलब 1-1.5 लाख उस टाइम के हिसाब से वो ठीक ठाक पैसे थे। नई तो नई नौकरी लगी थी, 1-1.5 लाख रुपए आए, जमा किए। तो सबसे पहले मैंने एमआरएफ का शेयर, सबसे महंगा था उस टाइम पे। अभी भी है तो हमारे सबसे महंगा हाँ, है। अभी महंगा। तो उस टाइम पे लगा कि और वो शेयर में ऐसे बढ़ता था कि एक दिन में 1000 बढ़ गया, 2000 बढ़ गया। ठीक है, परसेंटेज उस टाइम पे नहीं हम्म। देखते। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि 1000 एक दिन में बढ़ गया, या ऐसा कुछ, मतलब 6 महीने का रिटर्न देखा, तो हम्म। 3-4 हजार का रिटर्न है। तो सबसे पहले एमआरएफ का एक शेयर खरीद लिया। आपने जो फर्स्ट शेयर खरीदा एमआरएफ का, तो उसमें क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या क्या? क्योंकि माना जाता है कि जब लोग नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो जब वो पहले स्टॉक या कुछ मतलब ट्रेडिंग भी करते हैं तो उनको प्रॉफिट ही होता है, यानी कि मार्केट उनको लोभ देकर वापस बुलाती है। मैं भगवान के दया से, और या पुराना नॉलेज जो भी था, या हाँ सही हाँ। समय पे इन्वेस्टमेंट था, वो 6000 का प्रॉफिट देके गया। अच्छा अच्छा। 6000, 74 हजार, कुछ ऐसे ही, एग्जैक्ट याद नहीं है, 74 हजार में शायद बेचा था या खरीदा था, मतलब 6000 का प्रॉफिट याद है। हम्म। पहला प्रॉफिट 6000 का था। और हम्म। उस टाइम पे जब पहला प्रॉफिट हुआ, हम्म। फिर फिर लगा कि रिसर्च करना चाहिए। फिर पता चला रिसर्च करना चाहिए। तो एक्सिस डायरेक्ट जो था उस टाइम पे, एक्सिस डायरेक्ट था वो हम्म। डीमेट अकाउंट। तो एक्सिस डायरेक्ट के न्यूज लेटर्स आते थे कि उनका रिसर्च हुआ, रिसर्च आइडिया उन्होंने दिया। तो हम्म। उसमें बहुत सारे आते थे। तो अ, उसमें एक रिसर्च आइडिया उन्होंने दिया था टिप्स का। अच्छा अच्छा। और टिप्स उस टाइम पे शायद 30 या 32 रुपए का था। अच्छा अच्छा। और आज टिप्स मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है, टिप्स आज के डेट में। ठीक है, हम्म। मतलब 1000 टाइम्स रिटर्न है शायद उसका। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम आपने पे उसमें इन्वेस्ट किया था या नहीं? टिप्स टिप्स के शेयर तीन हाँ। हजार के हम्म। ले लिए। ठीक है। ठीक है, 3000 के शेयर ले लिए, और जब वो 100 रुपए पे गया तो उसको सेल कर दिया। ठीक। अच्छा अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट जब भी किया, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया ऐसे ही, हम्म। रिकमेंडेशन थी, हम्म। अपने से कोई यही किया सब कि न्यूज लेटर्स देखे, जाके वेबसाइट पे गूगल में सर्च किया कि हम्म। जैसे बिजनेस लाइन था, बिजनेस हम्म। स्टैंडर्ड था, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू ही जो हम्म। जो आते गया, मिल गया रिकमेंडेशन, उस रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, फंडामेंटल कुछ भी नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, हम्म। लेकिन उनके रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट के सही निकले। अच्छा पैसा रिटर्न में मिला इन्वेस्टमेंट में। हम्म। तो फिर धीरे धीरे पता चला ट्रेडिंग के बारे में।
अच्छा अच्छा, एक कब तो पता चला इन आपको? ये करीब 2016-17 में। हम्म। तो उस टाइम पर लगा जीरोधा में अकाउंट, पहले उसके बाद जीरोधा में पता चला कि सिर्फ 500 रुपये में अकाउंट खुल रहा है, तो जीरोधा में भाई का अकाउंट खुलवाया। ठीक है। और लगा कि इसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ है नहीं, हम्म। 500 रुपये में अकाउंट खुल रहा है तो खोल देना चाहिए। अकाउंट खोले। थोड़ा उनका इंटरफेस भी इजी था जीरोधा का। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट अपना वैसे ही चलता रहा, पैसे आते रहे। इंटर अपना इन्वेस्टमेंट उसमें चलते होता। रहा जीरोधा में। रिटर्न 10-12% भी रिटर्न मिलता रहा। हम्म। एसआईपी भी शुरू किया। एसआईपी उस टाइम पे 2013-14 में एसआईपी थी मेरी, अच्छा। आईसीआईसीआई की। आईसीआईसीआई की थी, एक एक एक्सिस की थी। एक्सिस स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई। आज आज अगर होती है एक्सिस स्मॉल कैप की तो मल्टी बैग रिटर्न होता 10 साल पहले का। हम्म। लेकिन बीच में फिर जरूरत लगते गया तो सब फंड यूटिलाइज हो गया। तो ट्रेडिंग 2016-17 में शुरू किया। पता चला इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा कि यार ये तो बवाल चीज है। इसमें पैसा एक दिन में 1-1 हजार बन हम्म। रहा है। हम्म। 10,000 लगाओ, 400-500 रुपये बन जा रहे हैं। हम्म। मतलब रिटर्न एक दिन में 5%, 6% रिटर्न। उस टाइम तो मन खुश हो जाता होगा कि अरे ये तो बवाल चीज है, एक टाइम 10,000 लगाओ, शाम तक 1,000 कमा लो, 2,000 कमा लो, और ये कहाँ पे है कि 10,000 लगाओ, 1 साल 2 साल 4 महीने 5 महीने में हो रहे हैं। तो वही तो फिर सोचा कि ये क्या 10,000 लगा के हम वेट कर रहे थे साल भर का कि 12%, 10% रिटर्न मिलेगा, या हम्म। 6 महीने में मिला है। ये तो लगा कि बवाल चीज हाथ में लग गया। हम्म। इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया। इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया तो एमआरएफ मेरा फेवरेट स्टॉक था। ठीक है। अच्छा और अच्छा। उसमें भी कुछ विशेष जानकारी थी नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम्म। कोई नॉलेज नहीं। मतलब वही थोड़े बहुत यूट्यूब के वीडियो देखे कैसे करते हैं और शुरू कर दिया। एमआरएफ मेरा फेवरेट स्टॉक था शुरू से। ठीक है। एमआरएफ ले लिया। एमआरएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की। पता नहीं था कि लिक्विड स्टॉक क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। एमआरएफ सही बात। एमआरएफ लिक्विड स्टॉक है। तो किसी दिन 1,800-2,000 प्रॉफिट हुआ, किसी दिन 2,000 फिर लॉस हुआ। लॉस हो तो गया। तो ऐसे ऐसे चलते चला। 50,000 रुपये थे शुरू में। 2 महीने में 50,000 खत्म। खत्म। तो उसके अलावा फिर रिकमेंडेशन भी चलता था ना। जैसे किसी का रिकमेंडेशन आया, हम्म। एक्सिस डायरेक्ट पे रिकमेंडेशन आया, डाबर डाबर का हम्म। इंट्राडे ले लिया। उसमें चला गया ऐसा वैसा। अच्छा, और साइकोलॉजी भी यहाँ कुछ पे पता मैं नहीं था। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो 50,000 लॉस किए, ठीक है, हम्म। उस टाइम तो उससे आपको क्या सीखने को मिला कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ये गलती तो नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो मैंने 50,000 खो दिया है, तो अगली बार से वो गलती नहीं करना है जिससे कि मैं इतना बड़ा अमाउंट फिर से ना खो सकूं। सबसे बड़ी सीख मिली कि बिना सोचे समझे, हम्म। बिना कुछ पढ़े लिखे हम्म। इसमें नहीं घुसना है। ठीक है। पहला बैरियर तो मेरा ठीक था। हम्म। फंड सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मैंने ठीक ठाक 4 साल किया था। अच्छे से स्टॉक मार्केट समझा था। इन हम्म। 4 सालों में इक्विटी के बारे में जानकारी हो चुकी थी कि हम्म। ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक का फंडामेंटल धीरे धीरे समझ में आ रहा था। हम्म। उनका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब हम्म। ये सब चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन लिक्विड लिक्विड स्टॉक क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या टाइमिंग पे ट्रेडिंग होता है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ पता नहीं। ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह डिटेल में कुछ पता नहीं था। मतलब ऐसे ही मैदान में हम्म। घुसे और बैटिंग शुरू किए। हम्म। 50,000 हम्म। सब खत्म, उसी धुआंधार बैटिंग में खत्म हो गए। तो तब समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर करना है तो प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। एक चीज कहा भी तो जाता है कि मतलब कि कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो बच सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर ट्रेडिंग में रहना है, हम्म। अगर लंबे समय तक करना है, या एज ए कोई भी ट्रेडिंग ही नहीं, कोई भी चीज है, जब अगर उसको अपना फ्यूचर बनाना है तो हम्म। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो 4 साल लगता है उसमें। हम्म। और हम क्या सोचते हैं कि कोई भी ट्रेडर आता है और
10 दिन यूट्यूब वीडियो देखता है और ट्रेडिंग में चला जाता है। सही बात है। सही बात है। सही बात तो है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए 4 साल पढ़ते हो, 3 साल पढ़ते हो बैचलर की डिग्री के लिए, लेकिन जब ट्रेडिंग करने का टाइम आया, जब अपना पैसा एक्चुअली में अपना पैसा लग रहा, तो 10 दिन का यूट्यूब वीडियो देखा और चले अब गए। बस शुरू कर दिया। और 50,000 लगने के बाद अभी भी पूरी तरह अकल नहीं खुली थी मेरी। और ऐसा होता है जनरली, ठीक है। हम्म। उसके बाद सीखने लगा तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब पे नॉलेज है, लेकिन वो एक रैंडम है, इधर है कुछ उधर है, हम्म। मतलब सीक्वेंशियल नहीं है कि सही। आपको ये सीक्वेंस में ऐसे ये सीखना है, ये करना है, ये करना है। और जो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वो यूट्यूब पे तभी मिल सकता है जब आप प्रॉपर पहले अपना टाइम लगाओ हम्म। किताबें पढ़ने में। अच्छी अच्छी किताबें हैं, हम्म। या पहले मार्केट को समझने में। तो फिर वही हुआ, यूट्यूब वीडियो देख के फिर शुरू किया, 50,000 रुपये फिर लगाए, हम्म। पैसे जमा किए, 50,000 फिर शुरू किए ट्रेडिंग। हम्म। इस बार जो जो सीखा था यूट्यूब से सब लगाया, ठीक है। घट के 25,000 20,000 पे आ गया कैपिटल एक महीने के अंदर। ठीक है। अब अब शुरू हुआ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। अब हम्म। फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि सब सही हो रहा है, सब सही किया, जो जो एनालिसिस सीखा था वो लगा रहा हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके बाद किसी ने, एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक उसका फ्रेंड है जो टेलीग्राम पे टिप्स देता है। अच्छा, टिप्स आपने भी लिया है? हाँ, टेलीग्राम पे टिप्स देता है। अच्छा। तो लगा कि ये उससे भी बवाल चीज है ये, इसमें तो एनालिसिस भी नहीं करना है, इसमें तो बोलता बस है खरीदो बेचो और पैसा कमा के चले जाओ। ऐसा कहाँ। उसने बोला कि और कुछ करना नहीं है, तुम ऐसा करो कि हम्म। मेरा अकाउंट ले लो, हम्म। टेलीग्राम अकाउंट, और उससे तुम उसका जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, ताकि तुमको फी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। उसका फी था 1,500 या 1,800 रुपये महीने का। हम्म। ठीक है। और उसका फी नहीं देना पड़ेगा तुमको, और तुम उसका कॉल देखो, पहले लेना नहीं, हम्म। कॉल देखो, अगर तुमको लगता है सही तो वो शुरू हुआ। एक दो कॉल, एक दो दिन देखने के बाद पता चला कि हम्म। ठीक है। क्योंकि जब तक आप मार्केट में नहीं हो, जब हम्म। तक आप रियल ट्रेड नहीं कर रहे हो, तब हम्म। तक आपको लगेगा, कोई टेलीग्राम पे लिख देगा कि बाय एट दिस प्राइस, हम्म। और सडनली लिखेगा बुक एग्जैक्टली। इतना, बुक इतना। बुक। ठीक है। सही बात है। बुक 500, बुक 1,000, फिर लिखेगा 5 मिनट के बाद ब्लास्ट, बुक 5,000, बुक 2,000। जीरो टू हीरो। हाँ, तो जीरो टू हीरो। तो ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो ये सही आदमी है ये। तो हम्म। 2-3 दिन बस कॉल उसका देखा, 2-3 दिन के बाद 25,000 फिर जुगाड़े, और ऑप्शन बाइंग का खेल फिर शुरू हुआ। शुरू हुआ। ठीक है। हम्म। ऑप्शन बाइंग में वो 50,000 हम्म। कब गया कुछ पता ही नहीं चला, हम्म। कब खत्म हो गया। इस बार 1 लाख रुपया का फिर जुगाड़ हुआ, अच्छा, इधर उधर से मांग कर। अभी तक आपने कितने का लॉस कर दिया, मतलब उस साल में जब आपने स्टार्ट किया था? जब से ट्रेडिंग शुरू की, हम्म। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग वगैरह, 2 लाख का लॉस हुआ। उसके बाद भी तीन मतलब चार हिम्मत नहीं हारा? नहीं, 3-4 महीने में जब खत्म हो गया कैपिटल, हम्म। सारा इन्वेस्टमेंट था, आरडी हम्म। वगैरह थी पोस्ट ऑफिस में, वो निकाल के वो भी हम्म। पैसा लगा दिया। अच्छा अच्छा। तो जब 2 लाख खत्म हो गया, हम्म। तब लगा कि गड़बड़ मेरे में है। अच्छा अच्छा। बिना सीखे मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँ ये, और ये इसका मुझे आइडिया भी नहीं है, और मैं हम्म। इसमें कर रहा हूँ। फिर 2017-18 के बाद मैंने एक स्टेप बैक लिया इन्वेस्टिंग में। एक एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो 2 लाख रुपया लॉस कर दिया ट्रेडिंग में, ठीक है, तो इसके बारे में मतलब कि आपने फैमिली को बताया था या वो जानते थे, या मतलब कि क्या चीज था, या आपने नहीं नहीं, छोड़ा? किसी को पता नहीं है कि 2 लाख का लॉस हुआ, और कोई ट्रेडर बताता नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं बताता है। लेकिन मुझे लगता है कि 99.9% ट्रेडर हैं जो मार्केट में आते हैं, लॉस करते हैं,
और वो बताते नहीं, और मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी नहीं बताया है। हम्म। लेकिन उनका दिल जानता है हम्म। कि जो भी आते हैं वो लॉस करते हैं, और ये नॉर्मल सी बात है। सही। क्योंकि ये जो प्रोसेस, जो जिस दौर से, जिस प्रोसेस से मैं गुजरा, वही प्रोसेस से सारे ट्रेडर गुजरते हैं। सही बात। स्टॉक मार्केट में आना है, एक दो स्टॉक हो सकता है कि वो बाय करें, उसके बाद सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग में जंप करते हैं, और कुछ कुछ तो डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में ही आ जाते हैं। हम्म। मतलब अभी तो ऐसा ऑप्शन बाइंग का क्रेज हो गया कोविड के बाद, कि सारे लोग ऑप्शन बाइंग ही शुरू कर दिए। इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत कम लोग करने लगे। तो वही, उस पेज से मैं भी गुजरा हूँ, और उसके बाद वो पैसे गंवाते हैं, और सारे लोग ये करते हैं, हम्म। मैंने भी वो किया है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं, मैंने पहले महीने में ही इतना कमा लिया, हम्म। तो या तो वो बहुत अच्छे से सीख के आया है, ठीक है। या तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छे से सीख के भी आएगा, मान ली कि कोई बहुत सारे बुक्स पढ़ के आया है, पेपर ट्रेडिंग करके आया है, लेकिन रियल मार्केट में जब प्राइस अप डाउन होता है ना, तो वहां पर जब हमारे रियल पैसे लगता है ना, तो इमोशंस के साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। हाँ, और उसकी अगर वजह से कोई, हम लॉस। आप कितना भी बुक पढ़ लो, लेकिन हम्म। जैसे ही आप मार्केट में घुसते हो, हम्म। उस टाइम पे साइकोलॉजी ऐसा रोल प्ले करता है कि लॉस होना ही है। हम्म। और ऑप्शन बाइंग तो दुधारी तलवार है। सही बात। इसमें इसमें प्रॉफिटेबल होना बड़ी बात नहीं है। हम्म। इसमें अपने लॉसेस को कम करना, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लंबे टाइम तक राइड करना, हम्म। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकता है। तो इसलिए इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर अगर कोई कहता है कि पहले महीने में ही मेरा ये हो गया, या मेरे पहले साल में, पहले हम्म। महीने में हो सकता है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर, हाँ। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि 3 4 महीने, 6 महीने, या एक साल तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ ऑप्शन बाइंग से, हम्म। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सही बात। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में जितने भी वेटरन्स हैं वो कहते हैं, और वो भी मानते हैं कि ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है, ऑप्शन बाइंग बहुत ऊपर लेवल की चीज है। ऑप्शन बाइंग लोग करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं, हम्म। अच्छे अच्छे लोग करते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है। ऑप्शन बाइंग में सारे लोग पैसा कमाते हैं, और अगर जो कहता है कि नहीं कमाया तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं, तो सही। ऑप्शन बाइंग में मेरा 2 लाख का ऐसा, हम्म। इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग में 2 लाख का लॉस हुआ करीब 6 महीने 7 महीने में, तो सारा कैपिटल खत्म हो गया। ठीक है। फिर आई दिवाली, तो दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग हम्म। होती है। तो दिवाली में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग कुछ नहीं, मैंने कहा कि पहले खुद में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना है, सीखने में, हम्म। और तब तक इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो इसी बीच कोविड आ गया, मार्केट क्रैश हुआ। म्यूचुअल फंड्स, अच्छे अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स थे मेरे, हम्म। मतलब 10 10 हजार के म्यूचुअल फंड्स में पर मंथ जा रहे थे मेरे, एक एक म्यूचुअल फंड में। अच्छा। तो अच्छा खासा सेविंग्स था उस टाइम पे, कोविड का जब मार्केट क्रैश हुआ तो। और कोविड के मार्केट क्रैश में सिर्फ 2 दिन में हम्म। मेरा म्यूचुअल फंड 1,20,000 का हम्म। लॉस हुआ उसमें। 2 दिन में म्यूचुअल फंड में भी एक लाख इतना लॉस? 1,20,000 का टोटल जो प्रिंसिपल था मेरा, 4 5 लाख का, हम्म। उसमें 1,20,000 साफ 2 दिन में। और वो 3 4 साल का था। लेकिन उस टाइम तक इतना नॉलेज हो चुका था पढ़ते पढ़ते, हम्म। कि म्यूचुअल फंड सही है। हम्म। तो उसको ऐसे ही रखा रहा। हम्म। 6 महीने में मार्केट इतनी तेजी से रिकवर किया, और उस टाइम तक ये पता था कि जो भी अच्छे इन्वेस्टर थे, जो हम्म। भी वेटरन थे, वो ऐसे ऐसे मौके को खोजते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में ही है। वो जो भी कोविड हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ, हम्म। वॉर होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्री के जो भी वेटरन्स हैं, उन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है, जब भी वॉरेन कोई बफेट मार्केट का क्रैश आता है। शायद एक कोट भी है कि जब मार्केट में लोग मतलब कि डर रहे हैं, तब आप हाँ, खरीदना स्टार्ट करो, और जब लोग खरीद रहे हैं तब आप डरना स्टार्ट करो। तो इस वही वही बात है कि निगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं इसको, कि वॉर है या ऐसा कोविड आ गया, हम्म। तो वो तो नहीं होना चाहिए था, और कोई भी प्रे नहीं करता है कि ऐसा हो। हम्म। लेकिन अगर ऐसा हो ही है सिचुएशन, तो हम्म। अगर आपके पास पैसा है तो अपना सारा पैसा उसमें लगा दो। अभी वॉर चल रहा है, ठीक हम्म। है, सारे मार्केट्स डाउन है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक एकदम लो लेवल पे है, हम्म। निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, हम्म। लेकिन फिर भी इसका पी रेशियो कम है, अभी हम्म। 19 के आसपास है। हम्म। तो अब अभी
आपके पास जितना पैसा है, अभी ट्रेडिंग जिसको नहीं आती है मत करो, सारा पैसा लगा दो। स्टॉक में। कुछ पैसे रखो हम्म। एफडी में, सेविंग्स में, और अपना 70-80% पैसा लगा दो। 1 साल 1.5 साल के बाद वो लोग खुद को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं मिलता है, हम्म। वॉर का टाइम, ऐसा कोविड आ गया, हम्म। ऐसा पैंडेमिक आ गया एकदम, और सभी लोग जानते हैं कि रिसेशन आने वाला है, कई कंट्री में आ चुका है। हम्म। तो अभी पैसा अगर लगाए तो वो पैसा अच्छा जाएगा। तो ऐसे ही 2020 में हम्म। मैंने वो म्यूचुअल फंड्स निकाले नहीं, हम्म। लेकिन फिर ऐसा कुछ काम आ गया नवंबर दिसंबर में, हम्म। तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला तो तब सारा पैसा रिकवर हो चुका था, और अच्छा खासा रिटर्न, करीब 12-13% का रिटर्न था। हम्म। एक स्मॉल कैप था मेरा, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप था, एक 18-19% मिला, एक मेरा ही एसेट का था, अच्छा। उसमें 12-13% मिला। तो वो पैसा निकाल के उसमें काम लगाया, ठीक है। फिर 2021 से हम्म। अपना ट्रेडिंग प्रॉपर तब लगा कि नहीं, अब ऑप्शन बाइंग के साथ सेलिंग भी करना। मतलब कि आपने 2021 में ऑप्शन बाइंग छोड़ के सेलिंग स्टार्ट कर दिया। पूरी तरीके से ऑप्शन बाइंग को नहीं छोड़ा, ऑप्शन अच्छा। बाइंग हम्म। किया, लेकिन ऑप्शन सेलिंग की तरह। तब हम्म। पता चला कि नहीं, मार्केट में 70% जो लोग हैं वो ऑप्शन सेलर है, हम्म। जो पैसा बनाते हैं। हम्म। ऑप्शन बायर हैं जो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस लोग हैं, हम्म। जो इंडस्ट्री में 15-20 साल से हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। और ऑप्शन सेल अगर पैसा बनाना है मार्केट से, कंटिन्यूअस पैसा बनाना है, तो हम्म। ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। तो लेकिन ऑप्शन बायर और सेलर में ये है कि ऑप्शन बायर में आप 20,000 30,000 से शुरू कर सकते हो, हम्म। लेकिन ऑप्शन सेलर में ऐसा है नहीं। ऑप्शन ऑप्शन सेलर में सेलर एक में लॉट सेल करने के लिए आपको 1.5 2 लाख, मतलब 1 लाख डेढ़ बैंक, लाख के हाँ, करीब लगता ही है। हेज करने के बाद बैंक निफ्टी, लगता है कि 50 60 हजार के करीब लगता ही है। हम बस बैंक निफ्टी में 1.5 लाख हम्म। हो गया। निफ्टी में कम से कम अगर ट्रायंगल वगैरह बनाया तो 1 लाख लग जाएगा। हम्म। स्ट्रैडल वगैरह में तो 1,20,30,000 लग जाएगा। तो लेकिन लगा कि सही है, कम से कम पैसा तो जाएगा नहीं। हम्म। तो शुरू के 6 महीने ऑप्शन सेलिंग शुरू किया जब, तो ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन सेलिंग में लोग समझते हैं कि स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बना लिया और हम्म। पैसे बनने लगे। बनते भी हैं 500-500, लेकिन जिस दिन स्ट्रैडल में पैसा जाता है हम्म। उस दिन की बात कोई नहीं करता। और उस दिन जाता है, अप मूव अगर आ गया या कोई डाउन मूव आ गया, तो 4-5 हजार चला जाता है एक दिन में। तो ऐसे करते करते 7 हजार कमाया तो चार हम्म। हजार चला गया। ऐसे चला 6 महीने। अच्छा तो अच्छा। ब्रेक इवन में किसी तरह से ब्रेक इवन में रहा मैं, मतलब 1,50,000 का मेरा अगर प्रिंसिपल अमाउंट था, तो वो 1,50,000 के आसपास ही रहा, या 1,51, 1,49 ऐसे रहा रहा। 6 महीने। तो तब एक दो चीज समझ में आई। पहले तो कि मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे पता चलता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, किस हम्म। चीज पे, किस न्यूज पे क्या रिएक्ट करेगा, किस टाइम पे क्या रिएक्ट करता है। तो वो सब चीज पता चली कि ठीक है, ट्रायंगल और स्ट्राइडल स्ट्राइडल बनाना है तो 9:20 में पहले ट्राई किया, 9:20 में नहीं बनाना है, 9:45 में बनाना है। हम्म। फिर ऐसे 10 बजे बनाना है, साढ़े हम्म। नौ बजे बनाना है, कब एग्जिट होना है, क्या एसएल होना चाहिए। तो ये मार्केट में रहते रहते पता चला कि, और स्ट्राइडल और स्ट्रायंगल ही अगर इंट्राडे में पैसा बनाना है, हम्म। तो स्ट्रायंगल और स्ट्राइडल ही बचता है, क्योंकि एक रेंज होता है, और हम्म। मार्केट 70% तो रेंज बाउंड रहता है। रेंज बाउंड रहता है, सही बात है। और स्ट्रैंगल और स्ट्राइडल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंट्राडे में अनलिमिटेड लॉस हम्म। का प्रोबेबिलिटी है इसमें। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, मतलब वही पता है ना कि 500-600 अगर प्रॉफिट हुआ, किस दिन 1,000 प्रॉफिट हुआ, हम्म। ठीक है। तो लेकिन लॉस अगर किसी दिन हो गया तो 4,000 लॉस हो गया। आठ आठ 8,000 एक दिन अप मूव आया ऐसा कि मार्केट में 8,000 का लॉस हो गया। तो उस तो टाइम मतलब आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते थे, मतलब कि इंट्राडे मतलब नहीं नहीं, कि स्टैंड, क्योंकि स्टॉप लॉस, आप तो जॉब में रहते होंगे तो आप तो बिजी रहते होंगे, मार्केट देखने का भी टाइम नहीं रहता होगा। देखा भी तो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया। और हम्म। स्टॉप लॉस का इतना पढ़ने के बाद भी वही साइकोलॉजी है ना, स्टॉप लॉस हम्म। भी अगर था मेंटेन, तो हम्म। उसमें ऐसा लगता था ना कि मार्केट
मार्केट चूंकि रेंज बाउंड रहता है, तो ऐसा लगता था हम्म, कि 2,000 लॉस किया है तो घूम फिर के तो ये इसको यही आएगा। 400-500 दे के ही जाना है। सही बात और है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है होता जनरली भी है, कि मैंने भी एकदम देखा है। नीचे 800 1,000 हो जाएगा। वो 800 1,000 गया, 2,000 गया माइनस में, लेकिन वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे 3,20 3,15 में 500 700 800 दे के ही जा रहा है प्लस में। ठीक है, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे क्या आदमी सोचता है कि ठीक है 2,000 लॉस में है, हम्म। 3,000 लॉस में है, फिर 4,000 लॉस में है, 5,000 लॉस में है। अब 5,000 के 4,000 के ऊपर पैनिक होना शुरू होता है। ठीक है, तो या तो उस टाइम पे एग्जिट हो जाता है आदमी, हम्म। या ऐसा साइकोलॉजी ही है, ऐसा हम लोग का ब्रेन ही है कि लगता है हम्म। कि नहीं रिकवर हो जाएगा। 5,000 है तो ठीक है, कम से कम 1,000 भी कम जाएगा तो 4,000 ही लॉस होगा ना। 4,000 ही तो हो। उस वैसा वेट होता है, फिर 4,000 है तो अच्छा ठीक है, 1,500 1000 और मिल जाए तो 2,000 ही लॉस जाएगा, 3,000 ही लॉस जाएगा। हम्म। 7,000 चला गया तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, 2,000 घूम फिर के लास्ट में अगर 5,000 का भी लॉस होगा तो हम्म। वो वैसा नहीं होता है। कभी कभी 12,000 चला जाता है, तो एसएल मेंटेन नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज उस टाइम हमें निकलना भी पड़ता है। उस टाइम हमें निकल निकलना भी पड़ता है। निकलना ही पड़ता है। तो ये नॉर्मल सबके साथ होता है। हम्म। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टिक करना चाहिए एसएल के साथ। हम्म। एसएल कुछ भी हो, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा किसी चीज में, हम्म। ट्रेडिंग में ही नहीं किसी चीज में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें 6 महीने में समझ में आई। तो ऐसे ही होता था कि 600 700 कमाए और एक दिन लॉस हो गया तो लॉस। गया लॉस। और ऐसा होता है स्ट्रेडल में, जनरली होता है, क्योंकि स्ट्रेडल वाले लोग, अगर आप एसएल मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग कर रहे हैं तो रोज पैसा बन रहा है, लेकिन एक दिन पैसा जाएगा ही जाएगा, जिस क्योंकि दिन मार्केट, आएगा उस दिन लंबा ले जाएगा। हाँ मार्केट तो रेंज बाउंड रहता है, लेकिन 70-80% ही टाइम रहता है ना, बाकी टाइम तो मूव करेगा या डाउन मूव होगा उसमें। तो उस टाइम पे तो आपको पैसा कमाना ही है, 4-5 हजार आराम से चला जाता है। तो वैसे गया तो ब्रेक इवन चला, फिर समझ में आया कि नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटजी, फिर टेस्ट, फिर जेरोधा का अ, एक बुक है उसमें, वेर्सिटी, उसको पढ़ा हाँ। फिर। बहुत अच्छी बुक है, तो स्ट्रेटजीज देखी उसमें कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। तो उन सब स्ट्रेटजीज को देखा कि कब अप्लाई करना चाहिए, तब पता चला कि नहीं स्ट्रैडल तो अप्लाई नहीं करना चाहिए डेली। स्ट्रैडल अप्लाई स्ट्रैडल अप्लाई करना चाहिए जब मार्केट में विक्स जो है वो शूट अप हो गया, बहुत हाई है। और ऐसा होता है जब कोई बजट का दिन पेट हो गया, वगैरह होने वाला हो। हाँ इवेंट है, जैसे आरबीआई का कोई इवेंट है, तो दोनों तरफ का प्रीमियम एकदम हाई हो गया, एकदम शूट अप है, और हम्म। उसके बाद विक्स क्रैश होता है। हम्म। तो जिनको नहीं पता, इंडिया विक्स के वोलेटिलिटी। बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स से पता चलता है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं हम्म। तो इंडिया विक्स बहुत मायने रखता है उसमें। हम्म। क्योंकि अगर इंडिया विक्स ज्यादा है तो मार्केट वोलाटाइल होगा और प्रीमियम ज्यादा डीके होने के चांसेस है। लेकिन अगर लो है, जैसे 16 है 17 है हम्म। विक्स, इंडिया इंडिया विक्स, तो हम्म। प्रीमियम बहुत कम रहता है, उसमें सेलिंग में मजा भी नहीं आता उस टाइम पे। हम्म। तो थोड़ा भी हाई हो तो मजा आता है ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन वॉलेटाइल भी हो मार्केट। तो हम्म। पता चला कि नहीं स्ट्रैडल जो है वैसे बनाना नहीं चाहिए, स्ट्रैडल इवेंट हो तो बनाना चाहिए। और उस टाइम पर जिस भी इवेंट में हो स्ट्रैडल जरूर बना। हम्म। स्ट्रैडल उस टाइम पे अच्छा पैसा मिल देता है। 10 बजे के पहले स्ट्रैडल बनाते हैं 9:45 में, और 3 साढ़े 3 बजे तक आपको 1600 1700 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 4,000 4,500 5,000 तो मतलब मिल ही जाएगा। हम्म। आरबीआई का जो भी पॉलिसी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके पहले बना है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मतलब कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं। आपने बोला कि मैं हम्म जॉब करता हूँ। तो आप जॉब करते हैं उसके बाद ट्रेडिंग के लिए भी टाइम निकालते हैं। और आपने बोला कि जरोधा का वर्सिटी मैंने पढ़ा है। तो वर्सिटी जरोधा का जहां तक मैंने देखा है कि उसमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ पेज हैं। तो आप मतलब कैसे टाइम को मैनेज करते हैं और मतलब कि आप बुक्स भी पढ़ लेते हैं, आप अपना जॉब भी मतलब अच्छे से कर लेते हैं, ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। तो आप जो जो भी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं पार्ट टाइम ट्रेडर, तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जॉब के टाइम पे तो ना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जॉब जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। हम्म। तो क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। हम्म। ट्रेडिंग पार्ट टाइम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग आपका फुल टाइम जॉब नहीं है।
हम्म, तो मैंने कभी जॉब के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं की है कभी भी, क्योंकि मेरा जॉब शुरू होता है 10 बजे से, ऑफिस शुरू होता है 10 बजे से। हम्म, और जो भी लगाना है मेरा स्ट्रेटजी स्ट्रेडल करना है, अगर बनाना है तो 9:45 तक बना के कर दिया उसको, या तो ऑफिस चला गया तो वहां पे लैपटॉप लेके गया और 9:45 में लगा के छोड़ दिया, और बीच में लंच वगैरह में चेक कर लिया क्या है सिचुएशन। और जहाँ तक सीखने की बात है, वीकेंड्स पे टाइम निकल, संडे को पूरा फ्री होता था तो हम्म, संडे को अच्छे से वेबसाइट पढ़ लिया, और उसमें भी वही क्योंकि बहुत सारी नॉलेज थी पहले से, तो वेबसाइट पे सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी मुझे। हम्म, सिर्फ उसमें ऑप्शन के बारे में जो बताया, डेरिवेटिव्स के बारे में बताया है, हम्म, स्ट्रैटेजीज है डेरिवेटिव्स की, तो वो सिर्फ पढ़ने की जरूरत थी। 100 100 की पेज थी, वो सब पढ़ लिया, एक दो बुक और पढ़ी हम्म, ट्रेडिंग के रिलेटेड, कुछ पॉडकास्ट सुना है। हम्म, तो लेकिन अभी भी साइकोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। हम्म, स्टॉप लॉस मेंटेन करना, रिस्क टारगेट, मैनेजमेंट वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट तक का वेट करना, तो वो सब चीज धीरे धीरे फिर उसके बाद कुछ टूल्स भी शुरू किए यूज करना। कुछ हम्म, पेड टूल्स हैं अभी मैं यूज कर पाता हूँ, हम्म, लेकिन एक ट्रेडर को जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं हम्म, उनको जरूरत नहीं है उससे, उन सब पेड चीजों की। वो आराम से वो बुक में जो स्ट्रैटेजीज है वो पढ़े, जो कि फ्री है बिल्कुल। फ्री है। फिरोजा की वेबसाइट फ्री है, या और भी जो बुक है इन्वेस्टोपीडिया पे है, बहुत सारा। जैसे स्ट्रैडल में आप कैसे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, स्टॉप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में हम्म, अगर उसको दोनों तरफ अनलिमिटेड लॉस से लिमिटेड लॉस में करना है हम्म, तो आयरन कॉन्डोर बना दें, तो उससे अपना मेरा लॉस मेंटेन हो जाएगा, या मेरा रिस्क डिफाइन रहेगा। तो हम्म। ये सब चीजें है, वो ये सब चीज फ्री है, इसमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि फ्री की चीज जो है ना, वो मतलब कि उतने वैल्यूएबल नहीं होते हैं। मेरे ही बहुत सारे सर्किल में फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप वर्सिटी पढ़ लो। आपने मुझे रिकमेंड किया था वर्सिटी। हाँ। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी तक मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। और मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी कर चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई ऐसा बुक बताओ जो मतलब कि अमेजोन पे मिले, फ्लिपकार्ट पे मिले, मतलब कि उनको ऐसे बुक चाहिए जो पैसे से मिले, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज उनको पैसे से मिलेगा ना, उसमें उनको ज्यादा नॉलेज होगा। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं ये लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारी बिहार में जो मानसिकता है कि अगर आपका सरकारी नौकरी हो जाता है तो आप मतलब कि सक्सेसफुल हो, आप फ्री हो। लेकिन आप पंकज भैया से ये सीख सकते हैं कि इन्होंने कैसे बोला कि मैं जॉब भी करता था, टाइम निकाल के जब वीकेंड पर इनको टाइम मिलता था तो ये ट्रेडिंग सीखने के लिए मतलब मेहनत करते थे। और बहुत सारे लोग हैं वीकेंड पर मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, घूमते हैं। तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो आप पंकज भैया से जरूर सीखें, और आने वाले समय में आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, आप सीधी सी बात मैंने बताई कि जब आप कोई भी कोर्स करने जाते हैं, कोई भी पढ़ाई करने जाते हैं, बैचलर्स की डिग्री आपको 3 साल में मिलती है, हम्म, तब आप जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, जॉब की ट्रेनिंग भी होती है, कोई ट्रेनिंग होती है तो कम से कम 1 हफ्ते से लेके 7 8 हफ्ते या 12 हफ्ते तक की ट्रेनिंग होती है। तो आप, और ट्रेडिंग में कैसे आप समझ सोच सकते हैं कि 1 हफ्ते या एक ही दिन में कुछ वीडियो देख के चला गया, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग आप नहीं शुरू कर सकते हैं, वो कम पैसे में शुरू होता है, लेकिन वो पैसा जितनी तेजी से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले हैं, उतने ही तेजी से आप जाएंगे। उतने ही तेजी से वो पैसे चले जाएंगे आपको। लेकिन लोगों और की फिर आप, मानसिकता ये होती है ना कि हम 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, 2,000, 4,000, मतलब एक दिन में 10% रिटर्न कमाएंगे। आप 1.5 लाख लगाओगे सेलर, एक दिन में 1%, 2% कमाओगे। इससे अच्छा तो हम बायर ही है। लेकिन लास्ट में वो लॉस करके ही जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक दिन में ऐसा भी होता है कि 10,000 का प्रीमियम जो है वो 20,000 में मिल जाता है, तो डबल हो जाता है एक दिन में पैसा। तो लोग बोलते हैं 21 दिन में पैसा डबल, एक मूवी थी उसमें था 21 दिन में पैसा डबल, लेकिन शेयर मार्केट ऐसा है जिसमें जिसमें एक दिन में पैसा डबल होता है। तो 10, लेकिन वो एक दिन में वो पैसा जीरो भी होता है। हम्म,
और एक दिन में पैसा जीरो होने के चांसेस आपके 70% है। एक जो प्रोबेबिलिटी का गेम है वो हम्म, 66% ऑप्शन सेलर की तरफ होता है और हम्म, 33% ऑप्शन बायर की तरफ होता है। मतलब आप 33% टाइम आप पैसा बनाओगे और 66% टाइम आप लूज करोगे पैसा, एक ऑप्शन बायर। ये तो डिफाइन है। हम्म, और उसमें भी अगर आप 33% टाइम पैसा बना रहे हैं, अगर आपने 100 ट्रेड लिए और 33 ट्रेड में आप पैसा बना रहे हैं, तो 33 ट्रेड में भी आपको पैसा उतना बनाना पड़ेगा जो कि आपके 67 ट्रेड को के लॉस को कवर कर ले। कवर कर सके तो और उसके एक तो बाद भी आपका, प्रॉफिटेबल हो सके। और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल हो। सही नहीं बात। तो फिर फायदा क्या? फिर तो अगर पैसा बराबर ही रखना है तो उससे अच्छा सेविंग्स अकाउंट में डालें। तो सही बात। ऑप्शन बाइंग तो तभी करनी चाहिए जब फंडामेंटल रूल के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि ट्रेडिंग आखिर करनी कैसे है। बातें तो बहुत हो गई कि ये यहाँ से सीखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग मेरा एक्सपीरियंस क्या है और कैसे करनी चाहिए ये हम्म, भी बताएंगे। पहले अभी हम इस पे बात करते हैं कि सीखना कैसे है। हम्म, तो यूट्यूब से आप सीखते हैं, फ्री है प्लेटफॉर्म, आप सीख सकते हैं, लेकिन कुछ किताबें भी हैं और वैसिटी उसमें सबसे अच्छी किताब है। हम्म, और आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी चीज की। अगर आप कोई भी पढ़ाई ही शुरू कर रहे हैं, कोई कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम्म, ठीक है इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। तो उसी तरह से अगर आप मार्केट में सेलिंग करने जा रहे हैं, ऑप्शन सेलर हैं, या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, ऑप्शन बायर है, तो आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सही बात। और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो यूनिवर्सिटी में है वही दुनिया के हर किताब में है। हम्म, ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रायंगल का डेफिनेशन है वो कहीं और होगा, इस ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है वो कहीं और होगा। वो हम्म, सबसे में आयरन बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं वो जो वेरासिटी में होगा वो हर जगह होगा। और वही उतनी ही स्ट्रैटेजीज है, आपकी अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, आप कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम्म, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो बात की चीज है, वो धीरे धीरे जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे 6 महीने 1 साल, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरू में ही सारा कॉम्प्लेक्स चीज लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। और ट्रेडिंग को फिर जितना आपको सिंपल रखिए उतना ही ज्यादा सिंपल बेहतरीन है। सिंपल सिंपल अभी सेलिंग में तो बहुत सारा आ गया टूल, जैसे लोग ओआई देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये सब चीज वैसिटी में आपको आराम से मिल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, हम्म, ग्रिक्स क्या है, ऑप्शन ग्रिक्स क्या है, डेल्टा क्या है, हम्म, गामा क्या है, थीटा क्या है। तो मतलब बहुत सारी चीजें एक वीडियो में इसको अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि थीटा क्या है, डेल्टा क्या है। और अगर ऐसा वीडियो वो चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, अगर ऐसा लगे कि नहीं हमें, वो चाहते हैं लोग कि हम बनाएं, तो हम एक डिस्कशन वीडियो बना सकते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या है, छोटे छोटे वीडियो उस और पे। ऑलरेडी मैं बनाते रहता हूँ अपने शॉर्ट्स हाँ, और में। ये सब बनाते भी रहते हैं शॉर्ट्स, और उसमें प्रॉपर नॉलेज होती है। और उस शॉर्ट्स को भी देख के लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है, या ट्रेडिंग में जो भी नॉमेनक्लेचर है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजें तो मैं देखा है, तुम शॉर्ट्स बनाते रहते हो, वो काफी है। ठीक है, वैसे भी सीख सकते हैं और किताब से सीख सकते हैं। तो घूम फिर के बात आती है कि इतनी बात करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ फंडामेंटल चीज है। पहली चीज कि ऑप्शन बाइंग से पैसा आप मार्केट में बना सकते हैं, लेकिन आप आके नहीं बना सकते। शुरू शुरू घुसते हैं, आप मार्केट में घुसेंगे और पैसा बनाने लगेंगे ऑप्शन बाइंग में, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, फिर भी अगर आपने रियल ट्रेडिंग नहीं की है, तो वो साइकोलॉजी जो है आपकी वो बनाने नहीं देगी आपको पैसा। क्योंकि आपके पास चांसेस कम है। एक तो पहले ही आप ऑप्शन सेलर के मुकाबले आपके चांसेस कम है। चांसेस तो कम। ऑप्शन, अगर आपको एज ए ट्रेडर आपको अपना प्रोफेशन बनाना है ट्रेडिंग, तो कुछ कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना होगा। और मेरे हिसाब से कंडीशंस ये हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है, और एक मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, और जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं डिप्लॉय करता हूँ, जितनी भी स्ट्रेटजी से मुझे पैसा मिलता है, और जो ट्रेडिंग से मैं पैसा बना रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन सेलर, एज ए ऑप्शन सेलर आपके पास ज्यादा चांसेस हैं, और स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। करना और ही। एज ए ऑप्शन सेलर आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए कम से कम 3 से 5 लाख का। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप 1.5 लाख का कैपिटल से आप शुरू करते हैं, 1 लॉट तो आपको मिल जाएगा, आप 500-600 बना लेंगे एक दिन में।
600 में आपका 120 130 रुपये चला जाएगा आपका ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज आप कमा चार्ज। क्या रहे हैं? आप कमा क्या रहे हैं? 300 400 रुपये कमा रहे हैं फिर। तो वो 0.4% रिटर्न हुआ आपका। वो हम्म। रिटर्न कम है, मतलब बहुत कम है। फिर ब्रोकरेज में ही आपका पैसा जा रहा है, और किसी दिन ऐसे हिट हो गया 2 3 दिन, तो वो पैसा तो आपका ब्रेक इवन में चला जाएगा। आप तो आपके पास कम से कम मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। आप उससे कम पे शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक देगा। कम करके आप सीख सकते हैं, और मतलब कि हम्म। जब आप सीख जाए तो एक अच्छे अमाउंट के साथ ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेकर के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ मतलब कि 500 700 रुपया रोज कमाएंगे तो इससे अच्छा इतना रिस्क लेने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो आप कहीं जॉब कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा कोई मतलब नहीं है डिमोटिवेट करने का, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसी चीज है हम्म। जिसमें हम और आप और जो भी लोग देख रहे हैं हम्म। वो कॉम्पिटिटर नहीं है। सही बात है। हमारा किसी का कंपटीशन नहीं है। हम अगर उनको प्रॉफिट होगा तो हम्म। हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सब साथ बढ़ सकते हैं सब इसमें। साथ में यही बढ़ एक ऐसा मार्केट जहां हम आप कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ। तो वैसा कोई सजेशन मेरा नहीं होगा कि आपको लॉस हो जाए। हम्म। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले इन्वेस्टर बनना होगा। आप पहले इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, हम्म। और अच्छे से 5 लाख रुपए आप जुटाइए। और हम्म। तब तक आपके पास टाइम मिलेगा आपको कंपनीज को समझने का, मार्केट को समझने का, उनके रिजल्ट्स समझने का, फंडामेंटली कौन सी कंपनी सही है, निफ्टी कैसे रेट करता है। उस टाइम में, जिस टाइम पे अगर आप 5 लाख बनाते हैं, आप कुछ भी कीजिए, कंपनीज में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, आपको जो सही लगता है। हम्म। लेकिन आप पैसा पहले 5 लाख बनाइए, और उसके बाद आप ऑप्शन सेलर के बिजनेस में आइए। आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, हम्म। और देखिए आपको मार्केट, अगर आप ऐसे मेंटेन करते हैं अपना हम्म। अपना टारगेट, आप 1% का टारगेट हो गया, और शुरू में आपको फर्स्ट ईयर अगर आप 5 लाख लेके अभी एंटर कर गए, तो फर्स्ट ईयर आपका गोल होगा कि आप ब्रेक इवन में है। मतलब अपना 5 लाख का कैपिटल, 5 लाख बचा ले। मेरा बना रहे, बचा ले हम्म। 1 साल खत्म होने तक। और उस टाइम तक अगर आप ये सक्सेसफुल हो गए, हम्म। और हो जाएंगे आप, हम्म। अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला रास्ता पहले चुना है, उतने देर में सीखा है, और 5 तक लेकर आए हैं, उसके हम्म। बाद तो आप मेंटेन कर लेंगे उसको 5 लाख। और 1 साल में आपके पास एबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि ऑलमोस्ट आप 206 207 दिन ट्रेडिंग डेज का आपके पास हम्म। एक्सपीरियंस होगा। हम्म। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कब कैसा रिएक्ट करता है, किस टाइम पे क्या करता है, कौन से इवेंट पे क्या करता है, डाउ जोन्स से क्या रिलेशन है, हैंगसेंग से क्या रिलेशन है। तो ये सब आपको पता चल जाएगा मार्केट के बारे में। और आपने अपना पैसा बचा लिया, तो एक्सपीरियंस भी आपके पास, पैसा भी आपके पास। और उस बीच में आपने वो जो 1 साल आप अपनी सैलरी आती रही आपकी, हम्म। या हम्म। 1 साल में जो भी मेहनत की आपने, जॉब किया, 1 साल में कुछ ना कुछ पैसा और बचाया, तो 1 2 लाख रुपया वो वैसे बच गया हम्म। अगर आपके पास। तो अब आपके पास वो कैपिटल ऐसा है जो कि आप 5 लाख लेके अब अगले साल से एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम्म। एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर स्ट्रैडल बनाया, आज अगर 2,000 का लॉस है, या आपका एसएल अगर 2,000 का है और 1,800 का लॉस है, आपका एसएल नहीं हिट किया, आप अगले दिन उसको कैरी कर सकते हैं, कैरी क्योंकि कर आपके पास सकते। वो 2 लाख कैपिटल है। तो हम्म। वो मेंटल पीस है, पीस ऑफ माइंड जब तक रहेगा आपके पास, आप अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को अच्छे से राइड कर पाएंगे। तो ये और सब। 1 साल के एक्सपीरियंस से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रैडल को, स्ट्रैंगल को। क्योंकि आपके पास पैसा भी होगा और आपने सीखा भी है अपनी गलतियों से। उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो मतलब कि आप एडजस्ट वगैरह करके भी आप लगभग प्रॉफिट में आ सकते हैं, जहां तक हमको लगता बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम तक पता चल जाए कि ओआई क्या है, डेल्टा क्या है। तो अगर आपको लगा कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है बायर्स के पर्सपेक्टिव से, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। है। तो आपके पास एक सेफ्टी नेट है, पीस ऑफ माइंड है कि नहीं, आपका कैपिटल बचा हुआ है, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है। हम्म। बाकी लोग कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं आप पैसा 50,000 से कमा सकते हो, टेलीग्राम वाले लोग हैं जो कि टिप्स दे के बता सकते हैं कि नहीं पाँच। मेरे पास हर रोज कॉल आते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। फिर भी वो बोलता है कि ले लीजिए सर, आपको इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारे टेलीग्राम कॉल्स वगैरह लिए हैं, हर किसी ने लिए हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपको रियल में ट्रेडिंग करना है तो आपको
अपने अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि अगला बंदा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। हो सकता है कि अगला इंसान आपको एंट्री दिलवा दे, लेकिन एग्जिट के टाइम पर आपको बोले एग्जिट करने के लिए, आप ये सोचे कि नहीं मुझे लॉस हो रहा है यार, मैं कैसे लॉस से निकल जाऊं। तो बहुत जगह पे आप गलती कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह रिकमेंडेशन है लोगों को कि आप खुद से एनालाइज करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। बिल्कुल सही बात। और एग्जिट के बारे में एक बात और मैं बोलूंगा कि सपोज किसी ने एंट्री दिला दी, आपने एंट्री ले ली, ठीक हम्म। है, हम्म। अ, और वो स्टॉक जब आप एग्जिट कर रहे हैं, हम्म। और वो स्टॉक ऑप्शंस बहुत सारे लिक्विड होते हैं, हम्म। और उस टाइम पे वॉल्यूम ही नहीं रहा आपका, आपने सेल ऑर्डर लगाया, एग्जिट ऑर्डर लगाया, और वो एग्जिट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और ऑप्शन तो इतना वॉलेटाइल होता है कि वो सही बात। पीछे हो गया, तो वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत डैमेज करेगा। हम्म। क्योंकि आप तो 50,000 लेके घुसे थे, हम्म। और वो 50,000 तो स्वाहा होना ही है। आप माने ना माने, आपको लगता है कि नहीं आप बचा लेंगे, तो वो आप 0.1% ट्रेडर में है, लेकिन 99% लोगों के साथ, 99.9% लोगों के साथ ये होता है कि उनका कैपिटल खत्म होना ही है। नहीं खत्म होगा, वो कैपिटल बचेगा नहीं। सही बात है। तो आप उसको डिनाई कर सकते हो कि नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आप बेशक जाइए, आजमाइए। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन बनाना है एज ए ट्रेडिंग, तो आपको ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा, आपको वो 70% के ब्रैकेट में आना पड़ेगा, हम्म। 66% के ब्रैकेट में आना पड़ेगा, जो लोग पैसा बनाते हैं। और मैक्सिमम लोग पैसे ही पैसा बनाते हैं। और अब जब एक और बात है कि जब आप वो 66% में हैं, और हम्म। वो पैसा बना रहे हैं, सपोज 5 लाख है आपके पास, हम्म। और 2 लाख का एक्स्ट्रा है, और आपने पहले साल ब्रेक इवन रखा, दूसरे साल हम्म। आपने 5 लाख से अगर 1% भी बनाया, हम्म। अगर रिटर्न बनाया पर डे के हिसाब से, या हम्म। 0.5% रिटर्न बनाया, हम्म। तो आप अगर ईयरली 50,000 भी बना लेते हैं, 10% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। हम्म। 10% का रिटर्न मिल जाएगा आपको अगर, तो 50,000 आपके पास है, उस 50,000 को यूज कीजिए ऑप्शन बाइंग के लिए फिर हम्म। तीसरे साल से। सही तो बात। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है हम्म। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाने का। और अब जैसे जैसे टाइम 5 साल 7 साल होगा, आपके पास कैपिटल बढ़ते जाएगा, तो आपको एक उस होराइजन पे देखना है कि नहीं, ट्रेडिंग से मुझे आज पैसा नहीं कमाना है, हम्म। मुझे 10 साल के बाद अपना फाइनेंशियल फ्रीडम देखना है कि मैं अगर आज 30 का हूँ, तो मुझे 10 साल में ऐसे ट्रेडिंग करनी है कि 5 लाख का कैपिटल, मैं 2 साल पहले 3 साल पैसे जमाऊंगा, 5 लाख का कैपिटल आया मेरे पास, फिर 2 लाख का कैपिटल एक्स्ट्रा रखा, तो ऐसे, और फिर 7 8 साल में मेरे पास एक ऐसा कैपिटल हो गया, या हम्म। 15 साल में 45 तक, 45 तक जाते जाते ऐसा कैपिटल आ गया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ सकता हूँ, और ट्रेडिंग में मैं इतना प्रोफिशिएंट हो चुका हूँ हम्म। कि एज ए ट्रेडिंग मेरा प्रोफेशन हो सकता है। मैं भी मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे ट्रेडिंग सीखना है वगैरह। तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए, जैसे आप नॉर्मल कोई कोर्स करते हो, मान लीजिए बीटेक कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग को भी एज ए कोर्स, मतलब आप ट्रेडिंग यूट्यूब से ही सीख रहे हो या किसी की कोर्स खरीद रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग मतलब कि पहले सीखना पड़ेगा एज ए कोर्स के टाइम। 1 साल 2 साल 3 साल आपको देना पड़ेगा। और ये तो हो गया कि चलो कोर्स के टाइप का हो गया ट्रेडिंग। दूसरा हो गया कि यहाँ पर आप जो लॉस कर रहे हैं, उसको आप यह मानना पड़ेगा आपको कि आप जो लॉस कर रहे हैं वह आपका ट्रेडिंग का फीस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन 5 लाख लाए और एक दिन लॉस कर दिए और आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो बहुत तगड़ा फीस दे दिया, अब कल से मैं कमाने लगूंगा। ऐसा ऐसा कोई भी कोर्स में नहीं होता है। आप कहीं भी जाकर, मतलब आप बीटेक करना चाह रहे हैं, आप कहीं पे जाकर 10 लाख की जगह 20 लाख दे देंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे सर्टिफिकेट दे दो और प्लेसमेंट करवा दो, परसों से मैं जॉब करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। लोगों को ये सीखना पड़ेगा और लोगों को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि मैं एक दिन में अगर लॉस करूंगा तो मैं इतना अमाउंट करूंगा, आपके कैपिटल के अनुसार 1,000 लॉस करूंगा, 2,000 लॉस करूंगा। और आप फुल्ली फ्री माइंडेड से ट्रेडिंग करो। आप जब सोच के आए हो कि मैं 1,000 लॉस करूंगा, 1 साल 2 साल हर रोज लॉस करूंगा। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन, मतलब 30 दिन में 22 दिन जो ट्रेडिंग होता है लगभग, तो ऐसा तो नहीं है कि 22 दिन में 22 दिन भी आपका लॉस हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ मंथ आपके हो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा
आपके जो लॉस वाले दिन है वो भी कमते जाएंगे। और जब 3-4 साल बाद जब आप देखोगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करोगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा, हम्म। आप 4 साल 3 साल आपको ग्रेजुएशन में लगता है, हम्म। आपको 2 साल मास्टर्स में लगता है, उसके बाद आपको एक जॉब मिलती है, ठीक है। हम्म। तो आप समझ लो कि आप 3 साल 4 साल जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट का फेज है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल आपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, एफडी में रखा, जैसे भी रखा। जैसे भी चार रखा। साल म्यूचुअल फंड में रखा, लगाया, इक्विटी में लगाया और सीखा भी। तो हम्म। वो, और उसके बाद जब आप शुरू करते हैं ट्रेडिंग 4 साल के बाद, हम्म। सपोज आपकी नौकरी लगी बीटेक, तो बीटेक के बाद एवरेज सैलरी जो होती है, वो हम्म। सैलरी मेंटेनेंस में चली जाती है, ठीक है। हम्म। तो वो फेज हो गया आपका ब्रेक इवन का। हम्म। आपने ब्रेक इवन किया, ठीक है। आपने 4 साल सीख लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, आप 4 साल के बाद वो पैसा लगाया हम्म। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो वो एक एक साल आपने वो अपना ब्रेक इवन में निकाला कि नहीं, ठीक है, मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो पैसा मेरा कैपिटल बचा, ठीक है। उसमें रिटर्न नहीं सोचा कि इसको एक अब तरीके से इंटर्नशिप बोल सकते हैं। इन, हाँ, इंटर्नशिप हो गया, या मतलब एक जो सैलरी शुरू हुई वो इतनी थी कि हम्म। ठीक है, हम्म। जिंदगी के मजे थे, खर्चे निकले अपने। तो हम्म। वैसे ही मार्केट में भी हुआ कि एक साल जो था, एक साल कुछ पैसा नहीं बनाया, लेकिन वो पैसा गंवाया भी नहीं। गंवाए हुए नहीं और सही। अब जब एक्सपीरियंस हो गया, इधर 5 साल 4 साल की नॉलेज, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जाहिर सी बात है, आपको प्रमोशन होते जाएगा, तो आप आगे जाएंगे, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। सेम है ट्रेडिंग के साथ, जितना एक्सपीरियंस जाएगा उतना ज्यादा। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम मार्केट में आए और पैसा बनाने लगे धुआंधार, एक दिन में पैसा डबल हो गया। एक दिन में पैसा डबल होता है यहाँ पे, एक दिन में पैसा 4 टाइम्स भी होता है पैसा, हम्म। ठीक है। लेकिन एक एक दिन में पैसा जीरो होने का चांसेस 70% है। सही बात। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, वो गैम्बलिंग नहीं करना, पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए लोग बोलते हैं, फिर जब मार्केट में आएंगे, पैसा लगाया और पैसा कमा दिए, तो बोलेंगे ये तो गैम्बलिंग ट्रेडिंग है यार। हुआ है। ऑपरेटर हैं इसमें, ऑपरेटर हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, एफआईआई हैं जो खेल कर जाते हैं। सही बात। तो लॉस होगा, लॉस को एक्सेप्ट करना है, होता है। आपका जॉब पे है, आपका दिन खराब जाएगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, आप जॉब तो नहीं छोड़ देंगे ना कि नहीं आज का मेरा दिन खराब है, फिर तो जॉब ही नहीं करनी है। तो वैसे ही आपका लॉस होगा, दिन खराब जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। हम्म। ट्रेडिंग ऐसे करनी है तो वही फंडामेंटल चीज है। आप पहले 4 साल 3 साल इन्वेस्टमेंट करें, पैसा अच्छा बना ले, 5 लाख। आपको अगर 2 साल में बना लेते हैं तो और अच्छी बात, 1 साल में बना लेते हैं और अच्छी बात। लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा पहले सीखने के लिए। फिर सीखें कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, रियल मार्केट में पहले उसको डिप्लॉय करना सीखें, डिप्लॉय करें, इस एक्सपायरी में कैसी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। तो वो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। और पढ़ने से बहुत सारी तमाम हजारों स्ट्रेटजीज हैं, हजारों या लाखों भी हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेटजीज है वो आपको वैसिटी में मिलेंगे, आप उसको सीखें, उसी से पैसा बनाए, बनाने का सोचें। फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट में कैसा पैसा बनता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस से होगा। और फिर जाके आप ऑप्शन बाइंग करें, तो सही। आपके पास एक अच्छा पैसा हो, और उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग करें पीस ऑफ माइंड के साथ। आप देखेंगे कि जब आपके पास पैसा है, ऑप्शन सेलिंग से अपने पैसा बना लिया, इन्वेस्टमेंट से पैसा बना लिया, और ऑप्शन बाइंग से तब पैसा बना रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को राइड कर पा रहे हैं। और ऑप्शन बाइंग का मूल मंत्र ही है कि प्रॉफिट को राइड करना। हम्म। क्योंकि लॉसेस तो आपको 70% टाइम होना ही है, 30% आपका चांस है। वो 30% में आप अपने राइड कितना राइड कर पा रहे हैं उसको, हम्म। अपने प्रॉफिट को। ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं तो खुद को लिमिट नहीं करना है कि ठीक है, उन्होंने तो बोला कि ऑप्शन सेलर बनना चाहिए, केवल क्या ऑप्शन बायर बनना चाहिए, आप सब बन सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर यही फेज है कि आप ऐसे ही बन सकते हैं, पहले इन्वेस्टर, फिर ऑप्शन सेलर, हम्म। और फिर आप इंट्राडे बाइंग करें, फिर आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और हम्म। आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस यही है, पैसे कमाने के बाद आज भगवान की दया हो, हम्म। भगवान की दया से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से वो सारे पैसे रिकवर हो गए, अच्छा अच्छा। और ऑलमोस्ट
2 लाख अभी तक शुरू से अगर देखें तो हम्म। दो 2-2.5 लाख का प्रॉफिट है ट्रेडिंग से, वाह। इन्वेस्टमेंट नहीं। भाई। ट्रेडिंग से हम्म। 2-2.5 लाख का प्रॉफिट है। हम्म। और अभी सिचुएशन ये है कि काम की वजह से मैं ट्रेडिंग पार्ट टाइम एक ही कर पा रहा हूँ हम्म। फुल टाइम के बारे में। लेकिन मेरा सपना है कि 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे इतना पैसा बना लेना है, ऑप्शन सेलिंग करके इतना पैसा बना लेना है हम्म। कि अब उसके बाद जॉब करने की जरूरत ना पड़े। अभी जहां तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और आप जैकेट वैकेट पहन के पूरा बैठे हुए हैं। मतलब आप हैं कहाँ पर अभी? लोगों को बताना अब चाहेंगे या कुछ? अभी अभी यूके में टेम्परेचर है 12-13 डिग्री, अच्छा, इसलिए यानी आप यूके बहुत। में हैं? हाँ, अभी यूके में हो तो बहुत ठंड है यहाँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ 5 बजे टाइमिंग। टाइमिंग 4.5 घंटे पीछे है ये। तो हम्म। 5 बजे, पौने 5 बजे उठना पड़ता है। हम्म। लेकिन ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग का ऐसा जुनून है कि 5 बजे से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है मेरी। कि इतना एक्सपीरियंस भी हो गया कि ऑप्शन बाइंग भी मैं कर सकता हूँ फिर से, तो ऑप्शन बाइंग भी मैं करता हूँ। अभी तक तो जो हमने बात किया वो था आपके ट्रेडिंग, मतलब कि आपके ट्रेडिंग कैरियर पर, कि आपने कैसे शुरुआत किया और क्या किया। हम्म। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हो सकता है कि हम्म। ये सवाल मेरे जो यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस जो देख रहे होंगे उनके मन में उठ रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ कि आपके नज़र में अभी कौन सा सेक्टर ऐसा लग रहा है कि जो कि आने वाले समय में लोगों को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दे सकता है? मेटल का सेक्टर है जो अच्छा रिटर्न दे सकता है अभी। और आईटी आईटी बहुत नीचे जा चुका है आईटी सेक्टर में, और अभी आईटी सेक्टर से थोड़ा और दूर रहना चाहिए थोड़ी देर। हम्म। क्योंकि अभी नियर टाइम मुझे कोई फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि आईटी सेक्टर में और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो आईटी सेक्टर से थोड़ा दूर रहे। मेटल का सेक्टर जो है उसमें अच्छे रिटर्न है। पीएसयू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हम्म। बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं जितने भी दोस्त हैं मैं उनको रिकमेंड करते रहता हूँ स्टॉक। हम्म। हम्म। टेलीग्राम टिप्स नहीं, रिकमेंडेशन रहती है। हम्म। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 18-20% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है उसमें। तो हम्म। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मेरा बेट उन पे है अभी। मेटल के सेक्टर पे मेरा बेट है। और फार्मा, अच्छे चांसेस हैं। क्या लगता है फार्मा सेक्टर? फार्मा मेरे हिसाब से अभी एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। हम्म। तो फार्मा में मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी पर्सनली। मेरे इन्वेस्टमेंट अभी टेलीकॉम सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ अभी, भारती एयरटेल पे। हम्म। वैसे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, लेकिन हम्म। मैं भारती एयरटेल पे बहुत बुलिश हूँ। हम्म। मेरे पोर्टफोलियो में है अभी भारती एयरटेल। हम्म। तो फिलहाल इन सेक्टर्स पे मेरा भी बुलिश है। अच्छा, चार ऐसे स्टॉक्स जो आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे खरीद करके छोड़ दीजिए, कि आने वाले समय में यह आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। चार ऐसे स्टॉक। एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, अगर थोड़ा सेफ करना है तो रिलायंस। लेकिन रिलायंस, मैं पर्सनली रिलायंस को नहीं कभी बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगते उसके रिटर्न्स उतने अच्छे। तो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। आप एक्सिस बैंक ले, एक्सिस बैंक वो बहुत अच्छा करने वाला है। भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा करने वाला है। अगर स्मॉल कैप में देखें तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। एक और अगर स्टॉक लें तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा आप चूज कर सकते हैं, सिटी यूनियन बैंक चूज कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इसलिए मैंने दूसरा दे रहा हूँ क्योंकि एक्सिस बैंक मैंने पहले दे चुका है। तो हम्म। इसलिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर आपने एक्सिस बैंक लिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है उनको परचेज करने की। अच्छा भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, उनको मतलब उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। और वो अगर पेनी स्टॉक में, मतलब कि अगर कोई स्टॉक 5 रुपया का है, 2 रुपया का है, तो उसको 2-2 हजार क्वांटिटी, 10-10 हजार क्वांटिटी ले लेंगे
तो उनको लगता है कि वो आने वाले समय में 20 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हर पेनी स्टॉक मतलब मल्टी बैगर होता है, या पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन वगैरह भी होते हैं? मैनिपुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक पेनी स्टॉक, जो पेनी स्टॉक है उसका कोई रीजन ही है ना, कि कोई चीज का अगर प्राइस अगर 2 रुपया है सब, तो कोई कारण है ना कि 2 रुपया है उसका 2 रुपया, प्राइस। सही बात है। अब सोना तो 2 रुपया का मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता। ठीक है, एक चॉकलेट 2 रुपया का है, एक चॉकलेट 50 रुपए का है। तो डिफरेंस है ना उसमें, कि 50 रुपए के चॉकलेट में उन्होंने अच्छे क्वालिटी का कोकोआ पाउडर डाला होगा। कोकोआ पाउडर हो सकता है कि 95% उसमें हो, तो अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए आपको ज्यादा पैसे भी मिल रहा है। ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप सारे पेनी स्टॉक हैं वो खराब ही हैं, कुछ मल्टी बैगर होते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक से सबको दूर रहना चाहिए। आप मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं पड़े आप। 12-13% मेरे हिसाब से जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा रिटर्न है। और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगर लगता है 12-13%, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, भले कोई स्टॉक मल्टी बैगर हो जाए। जैसे कि टिप्स एक टाइम पे 30 रुपए का था, पेनी स्टॉक ही था मेरी नजर में। हर पेनी स्टॉक तो मुझे भी नहीं लगता है कि मल्टी बैगर हो सकता। अगर हर पेनी स्टॉक मल्टी बैगर होता तो बड़े इन्वेस्टर लार्ज कैप मिड कैप में क्यों इन्वेस्ट करते? सही बात है कि इसीलिए सिंपल सी बात है कि किसी चीज का प्राइस अगर कम है, 2 रुपए, अगर एक चॉकलेट है, 50 रुपए का चॉकलेट है, तो वो दोनों में क्वालिटी में डिफरेंस है, तभी तो वो 50 का मिल रहा है ना। इसीलिए क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है पेन स्टॉक की, इसलिए आपको दूर रहना चाहिए। आपका सारा पैसा सब खत्म हो जाएगा, आप उसको करते रहेंगे और खरीदते रहेंगे कि ठीक है, और ऐड करते रहते हैं, हर प्राइस कम होती जाएगी, ऐड करते रहेंगे, लेकिन वो पैसा कब खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक में आपको क्या बेहतर लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना, अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक अच्छे चुन लेता हूँ। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या मतलब कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में भी करना चाहिए, या अगर कोई बंदा सिर्फ मतलब स्टॉक को एनालाइज कर लेता है अच्छे से, तो उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड को छोड़ करके? देखिए, दो बातें हैं। पहली पहली तो अगर आपके पास टाइम है और आपने फंडामेंटल नॉलेज ले रखी है, आपको मार्केट का फंडामेंटल नॉलेज है, तो आप बेशक स्टॉक में कीजिए इन्वेस्ट, क्योंकि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको रिसर्च की झंझट नहीं। म्यूचुअल फंड आप ले लिया, और म्यूचुअल फंड में भी आपको अगर लेना है तो कैसे लेना है, 3-4 चीजें हैं। जितना भी प्रिंसिपल है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट में। एक लार्ज कैप में डालिए या ब्लू चिप में, एक मिड कैप में डालिए, और एक स्मॉल कैप में डालिए। और अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है तो 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक कोई थेमेटिक है फंड है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदते समय देखिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि अगर वो 1% है तो आप वो सही नहीं है, और अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जो है उनका 1% है। तो आप जितना पैसा कमा रहे हैं, 1% तो आप एक्सपेंस रेशियो में ही दे दे रहे हैं उसे। तो इसको ध्यान में रखें कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.15%। तो एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान देना है म्यूचुअल फंड खरीदते समय। और आपको अपना पोर्शन डिवाइड करना है। अगर आपके पास 1,000 रुपया है, मिनिमम 1,000 है, तो आप 250-250 करके चारों में डालें, या 300-300 करके तीनों में डालें, 300-300 या 400। तो उसमें क्या होगा कि अगर स्मॉल कैप में आपको अच्छे रिटर्न मिले मिले हैं हाल फिलहाल में, या मिलते हैं, तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट जो आपको 12-13% मिलता है, अगर आप एक पहले तो आप केवल लार्ज कैप में लिया तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपने केवल स्मॉल कैप में ले लिया तो हो हम्म। सकता है कि निगेटिव रिटर्न भी हो जाए। हम्म। तो वो एक तो आपको बैलेंस करेगा। और दूसरी बात कि आपका जो रिटर्न 12-13% है या 10% है, वो आपको ले जाके 15-16% पे लेकर आएगा। तो ये तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और दूसरा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड है, ईटीएफ है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम्म। इंडेक्स फंड के बारे में जिनको नहीं पता है, वो ये यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हैं, या आप अगर सिंपल सर्च भी करेंगे अपने ब्रोकर, आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट होगा उसमें, तो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, आप उसको बाय करें। आपके पास बहुत वो सारे हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, आप किसी कंपनी का ईटीएफ ले लीजिए। भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में किए हुए रहते हैं, वहां से निकाल करके
ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर, मतलब ट्रेडिंग करते हैं उससे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और फिर वो लॉस कर लेते हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने खुद पर्सनली वो चीज फेस किया हुआ है। मैंने अडानी पावर खरीदा था पिछले साल हम्म। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर। उस टाइम मैंने हम्म। लगभग 90 या 100 रुपए के करीब मैंने खरीदा था। आज वो स्टॉक मेरे पास होते तो मुझे लगता है कि 2 या 3 टाइम, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता अडानी कहाँ चल रहा है, अडानी पावर। तो मैंने वहां पर एक बहुत बड़ी गलती की कि मैंने वहां से पैसे को निकाल करके HDFC बैंक के ऑप्शंस में लगा दिए और मैंने लगभग सारे पैसे अपने खो दिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? पहले पहले हमने बात की कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहला फेज तो सही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट दूसरा फेज ये है कि इन्वेस्टमेंट से निकाल के ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। लेकिन आपके साथ मिस्टेक क्या हुई कि आपने ऑप्शन बाइंग शुरू कर दी बिना पढ़े। तो हम्म। वो प्रोसेस तो ठीक था कि इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट से पैसा बना के जाना था उसमें। लेकिन वो मिस्टेक क्या हुआ कि ऑप्शन बाइंग जो है वो सबसे लास्ट फेज है। सबसे लास्ट फेज है जब एकदम एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल होगा, पूरा मार्केट का निचोड़ तो समझ नहीं आ सकता, लेकिन मार्केट समझ में आ गया कैसे काम करता है, क्या ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें पता है, तभी ऑप्शन बाइंग सबसे लास्ट फेज है सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। तो वो जो डायरेक्ट जंप था वो नहीं करना चाहिए था। और वो बहुत लोग करते हैं। और बहुत लोग कोविड के बाद बहुत लोग शुरू किए कि जितना पैसा था उससे निकाल के वो ऑप्शन बाइंग करने लगे। FD से पैसा निकाल के ऑप्शन बाइंग करने लगे, लोन लेके पैसा बाई ऑप्शन बाइंग करने लगे। बहुत सारे लोग हैं, खुद पर्सनली मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो जिन्होंने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, और पर्सनल लोन लेके ऑप्शन बाइंग कर रहे थे वो, और वो पैसा सारा खत्म हो गया और वो अब सिर्फ EMI भर रहा है। तो ये सब गलतियां होती हैं। और वो जो स्टेप है वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट, नॉलेज साथ में चलता रहा, और उसके बाद ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन सेलिंग में भी अपने SL के साथ स्टिक रहना है, प्रॉफिट डिफाइंड होना चाहिए। तो और उसके बाद ऑप्शन बाइंग। तो धन्यवाद भैया, आपने मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गलतियों से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे और उसको सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि उसको ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और उम्मीद है कि वो आने वाले समय में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे। धन्यवाद भैया। धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। और अभी ये शुरुआत है, अभी हम लोग आगे शो पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करेंगे, दिखाएंगे कि हिस्टोरिक रिजल्ट क्या है 4-5 साल का। लोग स्ट्रैडल की बातें करते हैं, हम्म। तो हम चाहते हैं कि शो पे वो भी हम लोग दिखाएं कि लाइव स्ट्रीमिंग करें, शो पे ये भी दिखाएं कि हिस्टोरिक रिजल्ट्स क्या है। जैसे लोग हिस्टोरिक रिजल्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड का कि ये रिजल्ट दिया, हिस्टोरिक रिजल्ट्स किसी स्टॉक का है, लेकिन किसी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट हम्म। जो लोग नहीं एक्सेस कर सकते हैं, जो बहुत सारे टूल्स हमारे पास वो टूल्स हैं। हम्म। तो हम वो चाहते हैं कि हम लोग दिखाएं उसको कि ठीक है, स्ट्रैडल अगर कोई इस टाइम पे बनाया, इसमें निफ्टी बनाया, बैंक निफ्टी बनाया, स्ट्रैंगल बनाया, ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी लगाई, तो उसका हिस्टोरिक रिटर्न क्या है ऑप्शन सेलिंग। तो जब तक एक डेटा होगा लोगों के पास, इस डेटा के थ्रू मैसेज आएगा कि ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा बनता है और ट्रेडिंग से इतना पैसा बना सकते हैं आप। तो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में भी हम लोग करें। तो दोस्तों, आपने सुना कि हमारा और पंकज भैया का और भी बहुत सारा प्लान है कि हम आप लोगों के लिए बहुत सारे और वीडियोस शूट करें। और सिर्फ वीडियोज ही शूट ना करें, लाइव में ट्रेडिंग करके भी दिखाएं, लाइव में बहुत सारे स्ट्रेटजी भी टेस्ट करें और भी बहुत सारे चीजों आप लोगों को सिखाएं। लेकिन दोस्तों, मुझे आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पंकज भैया से कहूंगा कि आप लोगों को बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आने वाले समय में और भी ऐसे ही वीडियो शूट करते रहें। बिल्कुल। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए अभी बात नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे US में अपनी ट्रेडिंग की, US में कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया,
अभी तो मेरे पास मेरी वाइफ के नाम से अकाउंट है यहाँ का, यूके में, हम्म, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं यूएस के स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें भी दिखाई जाएंगी इसमें कि आप यूएस में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या कन्वर्जन चार्ज है, हम्म, और डॉलर और रुपया रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है, तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अगर आप डॉलर में ट्रेडिंग कर रहे हैं हम्म, और उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा बन सकता है उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है ये सारा चीज बताना कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या थ्योरीज हैं अपनी ट्रेडिंग की। लेकिन होपफुल कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, और हम लोग आगे भी ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ट्रेडिंग का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो भी होगा बिल्कुल ही एकदम निष्पक्ष होगा। लॉसेज है तो लॉसेज है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। क्योंकि क्योंकि आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो अपने से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। ठीक है, मैंने लॉस किया, मैंने जब एक्सेप्ट किया उस बात को हम्म, कि मेरा लॉस हुआ, तभी तो सीखने की गुंजाइश थी। तो हम्म, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए हम निष्पक्ष रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें सीखने को मिलेंगी बिल्कुल डिटेल में। वीडियो को आप 1.5x पे देख लें या 2x पे देख, जल्दी जल्दी देखेंगे, बोर नहीं होंगे। लेकिन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आपको होपफुल जो स्टेप हमने बताए हैं कि प्रॉपर स्टेप्स क्या है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का, कैसे आप प्रोफेशन बना सकते हैं, आपको अच्छा लगे और आप इसको फॉलो करते हैं। चलिए, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद भैया। बाय। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए ही नहीं, बल्कि पंकज भैया की गलतियों से सीखिए और उसे अपने ट्रेडिंग कैरियर में इंप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों, जब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, तब पंकज भैया ने फर्स्ट टाइम मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया था, तथा समय समय पर मैं उनसे उनकी गलतियों से सीखते रहता हूं। तो इसके लिए मैं पंकज भैया का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।